Hello everyone, welcome to my channel. Now the topic of discussion for today is factor pricing. आज हम पढ़ेंगे फैक्टर प्राइसिंग के बारे में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. थोड़ा सा शॉर्ट में ही पढ़ेंगे क्योंकि वी आर कंसिडरिंग द एग्जामिनेशन पैटर्न, द बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न इन दिस चैप्टर. इसकी एक डिटेलिंग मैं अगले वीडियोज़ में शेयर करूँगी, बट राइट नाउ दिस इज़ वेरी ब्रीफ जिसमें आपको सिर्फ बेसिक्स क्लियर हो जाए. तो लेट्स स्टार्ट विथ द बेसिक कंसेप्ट. सबसे पहले फैक्टर प्राइसिंग का मतलब समझते हैं. थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग या फिर थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी इसे कहा जाता है. इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल आउटपुट अमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस आउटपुट. फैक्टर प्राइसिंग, क्योंकि हमें पता है कि किसी चीज़ को भी बनाना है तो उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो लगते ही लगते हैं. जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं उन्हें जो पेमेंट करते हैं, उनकी जो प्राइसिंग होती है, उनकी जो कीमत होती है, उसे चुकाना ही कहा जाता है फैक्टर प्राइसिंग. या उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना, उनका जो भी उन्होंने मेहनत की है उसका मेहनत आना उनको डिस्ट्रीब्यूट करना इज टर्म्ड एज द फैक्टर प्राइसिंग या फिर थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और कुछ भी नहीं. जितने, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी प्रोडक्शन अगर कैरी आउट हो रहा है तो उसके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो लगे ही होंगे. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. लैंड है तो उसे हमें रेंट देना है, लेबर को वेजेस देने हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट देना है, तब जाके एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट कमाएगा. तो उन सब का पेमेंट इज टर्म्ड एज फैक्टर प्राइसिंग या फिर थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अब कुछ टर्म्स आ जाते हैं विच आर ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस शॉर्ट के लिए. फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक रेंट. नाउ दिस इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शॉर्ट में कभी कभी आ जाता है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रेंट. तो आपको ये समझाना है कि इट इज़ डिफाइंड एज any payment made to a factor of production in excess of the minimum amount necessary to keep the factor in its present employment. It is a surplus payment over and above what is necessary to keep the factor in the present employment. अब ये एक ऐसा पेमेंट होता है जो कि एक्चुअल, जो कि मिनिमम पेमेंट से थोड़ा सा ज़्यादा पे करते हैं. क्यों? जिससे कि अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अपने एम्प्लॉयमेंट में रखने के लिए, ऐसा ना हो कि वो छोड़ के चला जाए. इसको और इसको जब साथ में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा. अब पहले पढ़ लेते हैं ट्रांसफ़र अर्निंग्स. इट इज़ द अमाउंट दैट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मस्ट अर्न इन इट्स प्रेजेंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ट्रांसफरिंग टू अनदर यूज़. ट्रांसफ़र अर्निंग एक ऐसी कमाई होती है एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो कि उसको कमाना ज़रूरी है जिससे कि वो प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के कहीं और ना चला जाए. अब आते हैं एग्जाम्पल से दोनों की मीनिंग को समझते हैं. नाउ सपोज़ एक वर्कर है जो कि किसी टेक्सटाइल मिल में काम करता है और वो वहाँ पर 10,000 इनकम कमाता है. वैसे ही सपोज़ एक और टेक्सटाइल मिल है जो उसको बोल रही है कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, आपको 8,000 पर मंथ मिलेगा. उस केस में एक्चुअल अर्निंग जो है उस वर्कर की, एक्चुअल अर्निंग है उसकी 10,000 रुपये. इस केस में, जिस केस की हम बात कर रहे हैं, और ट्रांसफ़र अर्निंग है क्योंकि अगर वो छोड़ कर जाएगा तो वो है उसकी 8,000 रुपये. क्योंकि जो दूसरा वाला एम्प्लॉयर है वो बोल रहा है कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए तो आपको 8,000 रुपये देंगे पर महीना, और प्रेजेंट वो कहाँ काम कर रहा है, वो 10,000 रुपये में कर रहा है. तो उसकी एक्चुअल अर्निंग जो है वो 10,000 रुपीज़ है. ट्रांसफ़र अगर हो जाएगा तो उसका 8,000 रुपीज़ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा. इसीलिए जो इकोनॉमिक रेंट वो कमा रहा है इज़ ₹2,000. ये है इकोनॉमिक रेंट जो कि हमारा एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफ़र अर्निंग से डिडक्ट करके ही इकोनॉमिक रेंट निकलता है. अब फिर से एक बार डेफिनेशन पे आते हैं वापस. इकोनॉमिक रेंट इज डिफाइंड एज अ पेमेंट मेड टू फैक्टर प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ मिनिमम अमाउंट. मिनिमम अमाउंट इज 8,000, बट जो प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट है वो उसे 10,000 दे रहा है, मतलब एक्सेस दे रहा है. यहाँ पर दिया हुआ है इट इज़ द सरप्लस. तो एक्सेस दे रहा है, सरप्लस दे रहा है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा है. क्यों? क्योंकि वो उसकी एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के कहीं जाए नहीं. दैट इज़ वाई दिस 2,000 इज़ इकोनॉमिक रेंट. ट्रांसफ़र अर्निंग वो होती है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसको उतना पेमेंट मिले जिससे छोड़ के वो जाए नहीं. ट्रांसफ़र अर्निंग जो कि प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के जाने पर जो नया वाला एम्प्लॉयमेंट देता है उसे कहा जाता है ट्रांसफ़र अर्निंग. बट वो पहले कंपेयर करेगा कि विच वन इज़ बेटर, कि प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट उसे ज़्यादा दे रहा है, दूसरा वाला एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा दे रहा है, उसे वो कंपेयर कर सकता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक रेंट, ट्रांसफ़र अर्निंग एंड एक्चुअल अर्निंग. आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट. नाउ हियर कम्स विद द क्वासी रेंट जिसे हम पढ़ेंगे. नाउ क्वासी रेंट इज़ ऑल्सो नोन एज इफ रेंट. एज इफ रेंट भी इसे कहा जाता है. नाउ द सरप्लस इनकम ऑफ अ फैक्टर विच arises in the short run but disappears in the long run.
ये एक ऐसी इनकम होती है, एक ऐसी फैक्टर इनकम होती है जो कि शॉर्ट रन में तो साथ रहती है बट लॉन्ग रन में डिसअपियर हो जाती है। इसका एक फॉर्मूला भी है, कॉस्ट रेंज इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि कार बनाता है, या तो फिर वो सिर्फ कार बनाएगा या फिर खाली रहेगा, क्योंकि वो और किसी चीज़ को बनाने के लायक नहीं है। इट इज़ ओनली मेड फॉर द सोल पर्पस ऑफ मेकिंग कार्स। या तो वो कार बनाएगा या तो फिर वो खाली रहेगा। शॉर्ट रन की स्पेशलाइज मशीन है अगर वो, तो वो सिर्फ शॉर्ट रन में ही काम करेगी, लॉन्ग रन में वो कोई काम नहीं करेगी। उस केस में जो एक फर्म होती है उसके पास प्रॉफिट कमाने का जो तरीका है वो सिर्फ शॉर्ट रन में ही होता है। मतलब लॉन्ग रन में वो पर्टिकुलर मशीन जो कार बनाती है वो नहीं, किसी काम की नहीं होगी। अगर शॉर्ट रन पीरियड है तो ही वो कार बना सकती है, और अगर शॉर्ट रन पीरियड नहीं है तो ना कार बनेगी ना ही कोई और चीज़ बन सकती है। लॉन्ग रन में वो सिर्फ आइडल रहेगी, खाली रहेगी। तो उस केस में जो रेंट हमें मिलता है वो उसे कहा जाता है क्वासी रेंट या फिर एज इफ रेंट, जो कि सिर्फ शॉर्ट रन में हमारा काम करता है, लॉन्ग रन में वो डिसअपियर हो जाता है। नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट विच इज़ वेजेस। वेजेस हम सबको पता है वेजेस क्या होते हैं। वेजेस आर द पेमेंट मेड फॉर द सर्विस ऑफ लेबर फॉर बोथ मेंटल एंड फिजिकल। लेबर सिर्फ वही लेबर नहीं होता जो दिहाड़ी के बेसिस पे काम करता है, लेबर सारे होते हैं। हम भी लेबर हैं, आप भी लेबर, अगर आप कहीं काम करते हैं तो। लेबर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज़ फिजिकल लेबर, वन इज़ मेंटल लेबर। फिजिकल लेबर वो जो मेहनत से काम करता है, ईंट पत्थर उठाने वाला काम, जहाँ पर मेहनत लगती है, दिमाग का कोई काम नहीं लगता। एंड मेंटल लेबर इज़ अ लेबर जहाँ पर ऑफिस वर्क होता है, टेबल चेयर वर्क होता है, वहाँ पर बैठकर आपको दिमाग से काम करना है। आपसे वहाँ पर ईंट पत्थर ढोने के लिए कोई नहीं कहेगा, इट्स अ कम्प्लीटली अ मेंटल टास्क। तो एक वो लेबर होता है। तो दो लेबर होते हैं जो कि ये दोनों हैं। अब वेजेस को देने के कुछ 3 टाइप्स होते हैं। इन 3 चीज़ों के हिसाब से ही वेजेस तय होते हैं। पहला है पीस वेजेस। नाउ पीस वेजेस जो है वो तब डिसाइड होते हैं कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किया हुआ है एक किसी लेबर ने। नाउ पीस वेजेस कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द यूनिट्स। अब इसका भी एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल एक टेलर है, टेलर को जो वेजेस मिलेंगे तो उस बेसिस पे मिलेंगे कि एक दिन में वो कितनी शर्ट सिलता है। पीस वेज मतलब एक दिन में कितना यूनिट बनाता है। सेकेंड टाइप है वेजेस देने का इस टाइम। टाइम वेजेस जो होते हैं वो सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितना टाइम दे रहे हैं आप अपने एम्प्लॉयर को। दैट डिपेंड्स ऑन टाइम। अब टाइम, इसका भी एक एग्जांपल है। जैसे कि एक सपोज कोई मिस्त्री है, कोई लेबर है, मेसन है, जिसे 50 रुपये पर घंटा दिया जाता है वो जो भी काम करता है। अब जब पता है कि 50 रुपये पर घंटा है तो वो एक्सेस और घंटे चाहेगा कि वो कवर कर ले इन ऑर्डर टू गेट मोर वेजेस। तो जो टाइम वेजेस है वो आप कितना टाइम डिवोट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड वन इज़ वेजेस इन काइंड। वेजेस इन काइंड जो है वो कैश ना देकर बाकी कुछ चीज़ें दे दी जाती हैं, उसे कहा जाता है वेजेस इन काइंड। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल लेबर है, अगर उसने हमारे खेतों में सपोज कुछ काम किया है तो हम उसे पैसे ना देके गेहूँ दे दें, आटा दे दें, चावल दे दें, ये सारी चीज़ें दे दें, तो इसे कहा जाता है वेजेस इन काइंड, मतलब नॉट कैश। तो ये 3 चीज़ें हैं वेजेस देने का एक तरीका है। एक तो यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है आपने कितनी चीज़ प्रोड्यूस करी। दूसरा है टाइम, आप कितना टाइम देते हैं, जल्दी तो नहीं भाग जाते। तीसरी चीज़ है काइंड में देना, मतलब कि नॉट कैश, चीज़ों में दे देना। अब आ जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग को समझने से पहले ट्रेड यूनियंस का समझना बहुत ज़रूरी है, तब आपको कलेक्टिव बार्गेनिंग समझ में आएगी ना। ट्रेड यूनियन क्या होती है, हम सबको पता है कि सबके यूनियंस होते हैं। जैसे कि शॉपकीपर्स का कोई यूनियन होता है, एक पूरा ग्रुप होता है जहाँ पर शॉपकीपर्स के सारे राइट्स को, उनकी देख रेख को, मतलब उनके साथ सब सही हो रहा है कि नहीं, उनके साथ कोई ज़्यादती तो नहीं हो रही, कोई रूल ऐसा तो नहीं आ गया जिससे उनको लॉस हो रहा हो, उन सारी चीज़ों को देखता है। वैसे ही एक ग्रुप होता है जो लेबर्स के साथ लगा होता है, उसे कहा जाता है ट्रेड यूनियन। वो ट्रेड यूनियन जो है एक ग्रुप होता है कुछ लोगों का जो कि लेबर्स की भलाई के लिए काम करते हैं कि कहीं उन्हें सही वेजेस मिल रहे हैं कि नहीं,
उनसे कहीं ओवर टाइम तो नहीं कराया जा रहा, अगर ओवर टाइम कराया जा रहा है तो उसका पैसा मिल रहा है कि नहीं, उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करी हैं वो दी जा रही हैं कि नहीं। तो ट्रेड यूनियन इज़ अ ग्रुप जो ये सारी चीज़ें लेबर के बारे में देखता है। एरिया के हिसाब से डिवाइड हो जाता है ट्रेड यूनियंस, एंड एवरी लेबर इज़ कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन, और वो सारे उसी के हिसाब से काम करते हैं। अब ट्रेड यूनियंस ही एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं लेबर्स का, क्योंकि कुछ लेबर्स होते हैं जो बिल्कुल इलिटरेट होते हैं, कुछ क्या मैनी ऑफ देम आर इलिटरेट इन इंडिया, तो उन्हें अपने राइट्स नहीं पता, उन्हें अपने बारे में नहीं पता कि हमें गवर्नमेंट ने क्या क्या बेनिफिट्स दिए हैं, क्या क्या फ़ायदे दिए हैं। तो इसीलिए उनके बिहाफ पे एक ग्रुप जिसे कहते हैं ट्रेड यूनियन वो काम करता है। बार्गेनिंग पर अब आ जाते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। बार्गेनिंग पावर रिफर्स टू एबिलिटी ऑफ यूनियन टू विन एन आर्ग्यूमेंट विद ग्रेटर वेजेस एंड बेनिफिट्स। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग का ये केस है कि सपोज़ कोई एक एम्प्लॉयर है जो बोल रहा है कि हम इस पर्टिकुलर वेजेस से ज़्यादा वेजेस नहीं दे पाएंगे, हम इतने ही वेजेस देंगे, 200 रुपये पर डे का, उससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। उस केस में अगर जो ट्रेड यूनियन है वो आकर बार्गेन करते हैं कि नहीं, 200 रुपये एक दिन का बहुत कम है, लेबर्स बहुत मेहनत करते हैं और 200 रुपये एक दिन में उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं होता है, आप उसको बढ़ाएं, उसके बेनिफिट्स बढ़ाएं। सैनिटेशन फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है बिल्कुल भी, वर्क की कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, खाना नहीं मिलता है टाइम पे, या लेबर्स को खाने के लिए वक्त कम मिलता है, या पानी पीने की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के लिए जब वो बार्गेनिंग करते हैं और फिर अगर एम्प्लॉयर बोलता है अच्छा ठीक है हम 200 को 300 कर देते हैं, उस केस में जब वो आर्ग्यूमेंट जीत जाते हैं कि ठीक है भाई हमने तो 200 का 300 करा लिया, दैट इज टर्म्ड एज कलेक्टिव बार्गेनिंग। जब वो सारे एक लेबर के बिहाफ पे बार्गेन करते हैं एम्प्लॉयर से और वो पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को जीत जाते हैं, उस शर्त को जीत जाते हैं, और एम्प्लॉयर एग्री हो जाता है ऑल राइट जितना आप बोल रहे हो वेजेस उतना हम लेबर्स को देने के लिए तैयार है। दैट इज टर्म्ड एज कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब एक ग्रुप में बार्गेनिंग करना। क्योंकि ट्रेड यूनियन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो वो एक बंदा कोई आके नहीं बार्गेनिंग करता पूरे यूनियन के बिहाफ पे, वो सारे आते हैं लेबर्स के बिहाफ पे बार्गेनिंग करने, वो लेबर्स की पूरी बोली वो बोलते हैं। दैट इज टर्म्ड एज कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब आ जाता है इंटरेस्ट, जो हम सबको पता है इट इज़ डिफाइंड एज अ प्राइस पेड और पेमेंट मेड फॉर द यूज़ ऑफ मनी कैपिटल। हम सबको पता है कि इंटरेस्ट अगर हमें देना पड़ता है, अगर हमने किसी से मनी उधार पे लिया हुआ है या फिर कोई चीज़ उधार पे ली हुई है तो उसका पेमेंट तो करना ही है, पेमेंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी करना पड़ता है। दैट इज टर्म्ड एज इंटरेस्ट। प्रॉफिट्स हम सबको पता है, प्रीवियस वीडियो में प्रॉफिट्स का डिस्कशन हो रहा था। नाउ प्रॉफिट इज द अमाउंट लेफ्ट विद द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज सर्विसेज आफ्टर मेकिंग पेमेंट्स टू ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितना भी फ़ायदा हुआ है किसी एंटरप्रेन्योर को किसी प्रोडक्ट को बेचने के बाद, लैंड को रेंट देगा, लेबर को वेजेस देगा, कैपिटल जहाँ जहाँ से लिया होगा उसका इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, उसके बाद जो भी बचेगा टैक्सेस वगैरह देगा, जो भी जितना खर्चा होगा उसके बाद जो बचेगा दैट इज टर्म्ड एज प्रॉफिट, और वो होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंटरप्रेन्योर का, क्योंकि एंटरप्रेन्योर भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। वो लास्ट वाला पेमेंट जो लेफ्ट आउट पेमेंट होता है वो सिर्फ मिलता है एंटरप्रेन्योर को। दिस इज द टर्म ऑफ प्रॉफिट। अब टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्ली कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, मैंने याद कर ले। दैट टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट, और टोटल नॉट ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, दो फार्मूला ये हैं और एक फार्मूला ये है कोएफिशिएंट वाला, और एक और फार्मूला है जो कि यहाँ पर दिया हुआ था मैंने, दिस एक्चुअल अर्निंग, ट्रांसफर अर्निंग और इकोनॉमिक रेंट। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है। तो आपने देखा होगा इस फैक्टर प्राइसिंग के चैप्टर में हमने सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ा है कि कैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसिंग होती है, उन्हें कैसे पेमेंट दिया जाता है और उसका मीनिंग क्या होता है। ये हम सब पढ़ चुके हैं, बट शॉर्ट में पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ी सी डिटेलिंग हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर वेजेस का टाइप दे दिया जाता है कि किस हिसाब से वेजेस देने हैं, पीस है कि टाइम है कि वेज एंड काइंड है। तो ये क्वासीडेंट है, वेजेस है, कलेक्टिव बार्गेनिंग ट्रेड यूनियंस का कंसेप्ट है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स और यहाँ पर रेंट। तो थैंक यू गाइस for watching the video. I hope so आप सबको समझ में आ गया होगा, and do subscribe the channel, please don't forget to subscribe that. And apart from that I have a Facebook page also जिसका नाम है इकोनॉमिक्स हब, उसमें कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स विद आयुषी शर्मा की डीपी लगी हुई है, तो आप कंफ्यूज ना हो, उसको ही जाकर लाइक करें। तो आपको तुरंत जैसे ही वहाँ पर मैं लिंक शेयर करूँगी तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ओके वीडियो हैज़ बीन पोस्टेड। सो stay tuned to the channel and thank you so much for watching the video.